पिछले वीडियो में हमने रक्त के विभिन्न अवयव या घटकों के बारे में चर्चा की थी। हमने प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम रक्त के अन्य दो प्रमुख अवयव या घटक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो है लाल रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु। लाल रुधिर कणिका, पट्टिकाणु और श्वेत रुधिर कणिका को सामूहिक रूप से संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से लाल रक्त कणिकाओं और पट्टिकाणु पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाल रक्त कणिकाओं से शुरू करेंगे। लाल रक्त कणिकाओं को इराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इराइथ्रो का अर्थ है लाल। इन्हें ये नाम इनकी विशिष्ट लाल रंग के कारण दिया गया है, जो रक्त को भी लाल बनाता है। कुल रक्त का लगभग 45% भाग लाल रुधिर कणिका से बना होता है। ये प्लाज्मा के बाद रक्त का दूसरा सबसे प्रमुख घटक है। लाल रुधिर कणिका की उभयावतल यानी कि बाइकॉनकेव आकृति होती है। ये आकार इसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उठाने और रक्त वाहिकाओं तथा केशिकाओं से आसानी से गुजरने में मदद करता है। जब ये अपने विकास के दौरान प्रोजेनिटर कोशिका जैसे कि स्टेम कोशिका से बनते हैं, तो इसके केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है। परिपक्व लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता। इसे अकेंद्रकीय या ए न्यूक्लिएट कहते हैं। केंद्रक की अनुपस्थिति लाल रुधिर कणिका के भीतर अधिक स्थान बनाती है, ताकि ये ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में ले जा सके। लाल रुधिर कणिका का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हीम का अर्थ है आयरन या लौह तत्व, और ये एक आयरन युक्त प्रोटीन है। इसमें 4 आयरन सेंटर होते हैं, जिन्हें हम लौह तत्व केंद्र भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आपके माता-पिता आपको पालक और हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया या खून की कमी जैसी बीमारी हो सकती है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रुधिर कणिका का स्तर बहुत कम हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं के मुख्य कार्य में से एक है ऑक्सीजन का परिवहन। लाल रुधिर कणिका पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाती है। ये कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बंधकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लाल रुधिर कणिका में एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन में बदलता है, जो प्लाज्मा में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो प्रत्येक लाल रक्त कणिका में लाखों की संख्या में हीमोग्लोबिन या आयरन युक्त समूह होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन केंद्र होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक आयरन कोर से एक ऑक्सीजन अणु जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन के माध्यम से आप 8 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकते हैं। आपके एक लाल रक्त कणिका में लाखों हीमोग्लोबिन होते हैं, जिससे लाखों ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन किया जा सकता है। और आपके शरीर में किसी भी समय लाखों लाल रुधिर कणिकाएं संचरित हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के भारी मात्रा में परिवहन की क्षमता होती है। यही कारण है कि लाल रुधिर कणिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य कार्य करती हैं। अब हम संगठित पदार्थों के दूसरे प्रकार पट्टिकाणु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पट्टिकाणु रक्त के स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग में शामिल होते हैं। मान लीजिए कि कहीं चोट लगती है और रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल में दरार आ जाती है, जिससे रक्त वाहिका से रक्त बहने लगता है। ये चोट आंतरिक भी हो सकती है, जहां रक्त शरीर के अंदर बह रहा होता है, या बाहरी भी हो सकती है, जहां रक्त शरीर से बाहर निकल रहा हो। ऐसे में पट्टिकाणु चोट के स्थान पर इकट्ठे होकर रक्त को बाहर बहने से रोकते हैं। इसे रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। पट्टिकाणु तकनीकी रूप से कोशिकाएं नहीं होती, ये कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। तो मेगाकैरियोसाइट्स, जिन्हें पट्टिकाणु के मूल कोशिका यानी कि पेरेंट सेल माना जाता है, जब मेगाकैरियोसाइट परिपक्व होते हैं तो ये छोटे छोटे अनियमित टुकड़ों में टूट जाते हैं।
यही छोटे छोटे टुकड़े पट्टिकाणु कहलाते हैं। इसलिए पट्टिकाणु को कोशिकाएं नहीं बल्कि कोशिका के टुकड़े कहा जाता है। चोट के स्थान पर पट्टिकाणु एक प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं। ये प्लग चोट से रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है। हालांकि प्लेटलेट प्लग रक्त को बाहर बहने से रोकने में मदद करता है, लेकिन ये पूरी तरह से चोट को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन जाल यानी कि फाइब्रिन मेश बनता है जो चोट को पूरी तरह बंद कर देता है। पट्टिकाणु स्कंदन प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। ये स्कंदन कारकों जैसे कि फैक्टर 3, फैक्टर 10 आदि को सक्रिय करता है। इन कारकों के सक्रिय होने से फाइब्रिन जाल का निर्माण होता है जो पट्टिकाणु के चारों ओर घेरा बनाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त बाहर ना निकले। इस प्रकार हमने रक्त के 4 मुख्य अवयव या घटक पर चर्चा की। पहला है प्लाज्मा, फिर श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स और पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। इन सभी अवयव या घटक हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आने वाले वीडियो में हम रक्त स्कंदन प्रक्रिया यानी कि ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।